स्टेट पॉलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी देखेंगे तो उन जो चिंतक हुए हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, मार्क्स, वो सब राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन राज्य का जो हम अर्थ लेते हैं और जो दूसरा पहलू है संविधान में किस रूप में लिया गया है, ये इसका बोलचाल का अर्थ अलग है। आज जब हम बात करते हैं राज्य की, स्टेट की, कि भारत में 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो हम स्टेट या राज्य का मतलब लगाते हैं प्रोविंस से, या नेशनल गवर्नमेंट के नीचे जो छोटी गवर्नमेंट है उससे लगाते हैं, प्रोविंस से लगाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में जो स्टेट का कंसेप्ट है उसका मतलब प्रोविंस बिल्कुल नहीं है। आज जो स्थिति है, थ्योरेटिकल पोजीशन फाइनल, उसमें राज्य या स्टेट के 4 एलिमेंट होना जरूरी है। सबसे पहला है कि उसका एक निश्चित भूभाग हो जहां पे वो शासन करता हो। दूसरा, उसकी एक निश्चित जनसंख्या हो जिनके ऊपर वो शासन करता हो। तीसरा है कि उसकी अपनी एक सरकार हो, सरकार इज ए मैकेनिज्म टू गवर्न द पीपल। और चौथा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है सॉवरेंटी या संप्रभुता। ये 4 तत्व अगर कहीं पर हैं तो आप कह सकते हैं वो राज्य है। इसके ऊपर लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें सॉवरेंटी सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्यों है? क्योंकि सॉवरेंटी ही वो तत्व है जो स्टेट को दूसरी संस्थाओं से अलग करता है। जैसे उत्तर प्रदेश एक प्रोविंस है लेकिन स्टेट नहीं है। क्यों? उसके पास सॉवरेंटी नहीं है। सॉवरेंटी तो इंडिया है, भारत के पास है। इवन यूनाइटेड नेशंस भी एक स्टेट नहीं है, हालांकि उसके पास सरकार है, जनसंख्या भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन सॉवरेंटी ना होने की वजह से वो स्टेट नहीं है। इसी तरह आप ये कह सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि 1947 के पहले भारत एक राष्ट्र तो था लेकिन राज्य या स्टेट नहीं था, क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं थी। तो जब भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो ये जरूर देखना है ऑप्शन में कि संप्रभुता की बात की गई है कि नहीं की गई, उसमें सॉवरेंटी की बात की गई है कि नहीं की गई है। सॉवरेंटी होती क्या है? सॉवरेंटी के 2 पहलू हैं, आंतरिक और बाह्य। संप्रभुता राज्य या स्टेट की सर्वोच्च शक्ति होती है। बाह्य संप्रभुता का मतलब है, एक्सटर्नल सॉवरेंटी का मतलब है कि वो देश, वो राष्ट्र या वो स्टेट किसी दूसरे राज्य के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है दूसरे राज्यों से। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक उस स्टेट की आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। जब ये दोनों पहलू होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो उनको मिला कह सकते हैं कि राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति है और संप्रभुता है और वो स्टेट है। इस संप्रभुता को पॉलिटिकल साइंस में इवन राज्य की आत्मा भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यही बताता है कि राज्य और समाज में क्या अंतर है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, राज्य और दूसरी अन्य संस्थाओं में क्या अंतर है। जिसके पास संप्रभुता होगी वही राज्य होगा। हाँ, अगर किसी राज्य में 2 संस्थाएं संप्रभुता का प्रयोग करती हैं, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानती हैं, तो समझ लो कि उस दिन उस राज्य में 2 राज्य हो गए हैं। इस संप्रभुता की बात मैं और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपको बताना चाहता हूं। इस संप्रभुता की बात हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखी है। एक संप्रभु राष्ट्र होगा, सॉवरेन स्टेट। आपने देखा होगा कि भारत के राजनेता और अधिकारी जब किसी अलगाववादी नेता से बात करते हैं तो वे एक शर्त लगाते हैं कि हम संविधान के दायरे में बात करेंगे, आप हमारा संविधान मानो। संविधान मानने का मतलब है कि आप राज्य भारत को संप्रभु मानो।
यानी अलगाव की बात नहीं हो सकती वहां पर। तो इसीलिए संविधान की बात की जाती है, क्योंकि उसमें भारत को संप्रभु माना गया है। इसीलिए हम अलगाववादी आंदोलनों से संविधान के दायरे में ही बात करेंगे। अगर वो हमारी संप्रभुता को नहीं मानता तो हम उससे बात नहीं करेंगे। अब रही बात कि भारत के संविधान में इस संप्रभुता शब्द का प्रयोग, इस राज्य शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको संविधान को दो भागों में बांटना है। भाग 3 जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, भाग 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। इन दोनों में आर्टिकल 12 में लिख दिया गया है कि इस भाग 3 में स्टेट शब्द का मतलब पूरा वही होगा जो पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा है। केंद्र सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है, संसद भी शामिल है, इवन लोकल गवर्नमेंट भी शामिल है। ऑल अथॉरिटीज आर इंक्लूडेड। इसी मीनिंग को लिया गया है भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और वहां पे भी लिख दिया गया है कि इस भाग में भी राज्य या स्टेट शब्द का वही मतलब होगा जो भाग 3 में था। लेकिन इसके अलावा पूरे संविधान में, यानी कि भाग 3 को यानी फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको छोड़कर हमारे देश के संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग प्रोविंस के रूप में किया गया है। उस अर्थ में नहीं किया गया है एक संप्रभु संस्था के रूप में, लेकिन इन दो जगह पर उसका प्रयोग एक संप्रभु संस्था, उसमें सारी चीज शामिल है, उसके रूप में किया गया है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने कहा था कि 1947 के पहले भारत एक स्टेट नहीं था लेकिन एक राष्ट्र था। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली राष्ट्र और राज्य की मूल तत्व समझने की बात है। इसमें हमने आपको बता ही दिया है कि स्टेट का सबसे अपरिहार्य या आवश्यक तत्व है संप्रभुता या सॉवरेंटी। उसी तरह नेशन का आवश्यक तत्व क्या है? नेशन का आवश्यक तत्व संप्रभुता नहीं है। नेशन का आवश्यक तत्व है एकता की भावना। यानी 1947 के पहले भारत के लोगों में एकता की भावना थी तो वो राष्ट्र तो थे, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, वो अंग्रेजों के पास थी, इसलिए हम एक राज्य नहीं थे। थैंक यू।